इस चैप्टर का नाम है जो आज हम कर रहे हैं काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, वन ऑफ द इजीएस्ट चैप्टर्स। एक डेरिवेशन है मेन, उसका जो रिजल्ट आएगा उसी पे बेस सब कुछ है, प्लस 2-3 टॉपिक्स एक्स्ट्रा हैं, दैट्स इट। और सारा लर्निंग है, थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन है, बाकी ज्यादातर लर्निंग वर्क है। सो सब ध्यान देंगे, कोई पॉइंट नहीं समझ में आएगा मुझसे पूछेंगे। जो डेरिवेशंस आएगी वो मैं एक्सप्लेन करूंगा, साथ में लिखूंगा, फिर आपको वो लिखनी भी होगी क्योंकि बिना लिखे नहीं। और वो डेरिवेशन ज्यादातर आती है सीधा 5 मार्क की। तो इस चैप्टर की वेटेज कई स्कूल में 5 मार्क की होती है। अगर आपके स्कूल में 5 मार्क की वेटेज है तो 101% ये वाला डेरिवेशन आएगा जो मैं कराऊंगा आज, ठीक है। काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस जो है ये आइडियल गैसेस के लिए यूज होता है। इसमें कुछ हम एजम्पशंस करते हैं काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस में। सबसे पहली एजम्पशन क्या है? ऑल गैसेस कंसिस्ट ऑफ मॉलिक्यूल्स, द मॉलिक्यूल्स ऑफ अ गैस आर ऑल अलाइक एंड डिफरेंट फॉर दोज ऑफ डिफरेंट गैसेस। मतलब किसी एक आइडियल गैस के जितने भी मॉलिक्यूल्स होंगे सबके सब एकदम एब्सोल्युटली आइडेंटिकल होते हैं। जितने भी मॉलिक्यूल्स हैं किसी आइडियल गैस के वो एब्सोल्यूट आइडेंटिकल होते हैं। और दो डिफरेंट आइडियल गैसेस हैं तो उनके मॉलिक्यूल्स बिल्कुल डिफरेंट होते हैं। जैसे एक हाइड्रोजन और एक नाइट्रोजन है, तो हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल और नाइट्रोजन का मॉलिक्यूल डिफरेंट होगा, बट हाइड्रोजन के आपस में सारे मॉलिक्यूल्स एब्सोल्युटली क्या होंगे? आइडेंटिकल। ये है इसके सबसे पहली एजम्पशन। दूसरी एजम्पशन क्या है? मॉलिक्यूल्स ऑफ गैस आर वेरी स्मॉल इन साइज एज कंपेयर्ड टू द डिस्टेंस बिटवीन देम। दो मॉलिक्यूल्स जो है गैस के, उनके बीच का साइज, उनका जो अपना साइज है वो बहुत छोटा होता है एज कंपेयर टू डिस्टेंस। मतलब एक मॉलिक्यूल इतना सा है, दूसरा मॉलिक्यूल इतना सा है, दोनों के बीच में गैप इतना होगा कि हम इन दोनों के अपने साइज को क्या कर सकते हैं? नेग्लेक्ट कर सकते हैं। तो इनके मॉलिक्यूल्स जो है आइडियल गैस के, वो हम मासलेस स्फीयर्स कंसिडर कर सकते हैं। बहुत छोटे मॉलिक्यूल, इतने छोटे साइज के कि आप उनके साइज को नेग्लेक्ट कर सको, इतने छोटे मॉलिक्यूल, इतने छोटा साइज होता है। इसीलिए हम कहते हैं कि एक्चुअल वॉल्यूम ऑफ द गैस, मतलब अगर मैं सारे आइडियल गैस के मॉलिक्यूल्स को इकट्ठा कर लूं, अगर इस रूम में सपोज आइडियल गैस है, सारे मॉलिक्यूल्स को मैं इकट्ठा कर लूं तो इतनी सी स्पेस में वो सारे मॉलिक्यूल्स आ जाएंगे, पर छोड़ूंगा तो वो आपस में बहुत बड़ा स्पेस ऑक्यूपाई कर लेंगे। सो एक्चुअल वॉल्यूम ऑफ गैस, एक्चुअल वॉल्यूम मतलब सारे मॉलिक्यूल्स को इकट्ठा करके जो वॉल्यूम आएगा, एक्चुअल वॉल्यूम ऑफ द गैस वो नेग्लिजिबल होता है एज कंपेयर्ड टू द वॉल्यूम विच इट ऑक्यूपाइज। ठीक है? क्यों? क्योंकि साइज ऑफ द मॉलिक्यूल्स क्या होंगे? बहुत छोटे। द मॉलिक्यूल्स ऑफ द गैस बिहेव एज परफेक्ट इलास्टिक स्फीयर्स। परफेक्ट इलास्टिक स्फीयर्स का मतलब क्या है? जितने भी मॉलिक्यूल्स ऑफ गैस हैं वो आपस में जब कोलाइड करेंगे, आपस में जब कोलाइड करेंगे या कोलाइड करेंगे विद द वॉल्स ऑफ द कंटेनर, तो उनके जो कोलिजन्स होंगे वो क्या होंगे? परफेक्टली इलास्टिक। इलास्टिक कोलिजन याद है? इलास्टिक कोलिजन में दो कॉन्सेप्ट थे। पहला, इलास्टिक कोलिजन में दो कॉन्सेप्ट थे। सबसे पहला, इलास्टिक कोलिजन में एनर्जी कंजर्व्ड रहती है, इलास्टिक कोलिजन में काइनेटिक एनर्जी कंजर्व्ड रहती है, इलास्टिक कोलिजन में मोमेंटम कंजर्व्ड रहता है। तो जितने भी मॉलिक्यूल्स हैं उनके आपस में मॉलिक्यूल्स एंड आपस में कोलिजन्स एंड विद द कोलिजन विद द कंटेनर, वो सारे के सारे क्या होंगे? परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन्स। इसके बाद द मॉलिक्यूल्स ऑफ आर ऑलवेज इन रैंडम मोशन, दे हैव वेलोसिटीज एंड they have velocities in all directions ranges from 0 to infinity। कोई भी मॉलिक्यूल ऐसा नहीं होगा कि किसी गैस में, सपोज मैंने बोला यहां पे एक आइडियल गैस है तो सारे मॉलिक्यूल्स राइट साइड जाएंगे, नहीं, रैंडमाइज्ड मोशन होता है, आप उसको प्रिडिक्ट नहीं कर सकते। बट मोशन हमेशा इस तरह का होगा कि गैस की डेंसिटी हर जगह क्या रहे? कांस्टेंट। मतलब अगर दो मॉलिक्यूल्स लेफ्ट टू राइट गए तो 101% दो मॉलिक्यूल्स राइट टू लेफ्ट आएंगे, ताकि ओवरऑल डेंसिटी हर तरफ क्या रहे? कांस्टेंट रहे। ऐसा कभी नहीं होगा कि राइट साइड ज्यादा मॉलिक्यूल्स मूव कर रहे हैं, लेफ्ट साइड कम मॉलिक्यूल्स मूव कर रहे हैं, ऐसा कभी नहीं होगा। सारी तरफ इक्वली मूव करते हैं और रैंडमाइज्ड मोशन होता है। ऐसा नहीं कह सकते, प्रिडिक्ट नहीं कर सकते कि ये वाला मॉलिक्यूल है, ये अच्छा नहीं लग रहा है, राइट साइड जाएगा, ऐसा नहीं कह सकते। रैंडमाइज्ड मोशन होता है। तो वही लिखा, द मॉलिक्यूल्स आर ऑलवेज इन रैंडम मोशन, दे हैव वेलोसिटीज इन ऑल डायरेक्शंस रेंजिंग फ्रॉम 0 to infinity। During their random motion, the molecules collide against one another and the walls of the containing vessel. The collisions of the molecules with one another and with the walls of the vessels are perfectly elastic। ये अभी explain किया था मैंने। आपस में collide हो, collisions हो, या with the walls of the container collision हो, ये collisions हमेशा क्या होते हैं? Perfectly elastic collision। Between two collisions, the molecules move along a straight line and the distance between the two successive collisions is called the free path of the molecule। देखो दो चीजें, अब
इसके बाद दो कॉन्सेप्ट है। मैं एक मॉलिक्यूल हूं, मैं एक्सेलरेट हुआ, एक कोलिजन हो गया, एक दूसरे मॉलिक्यूल के साथ कोलाइड होके मैं इधर एक्सेलरेट हुआ, तो फिर दोबारा कोलिजन हुआ, तो दो कोलिजन्स के बीच में जो डिस्टेंस, जो पाथ मैंने लिया, उस पाथ को बोलते हैं फ्री पाथ। पहले कोलिजन हुआ, कोलिजन होने के बाद मूव हुआ, फिर कोलिजन हुआ, तो दो कोलिजन्स के बीच में जो मैंने पाथ ट्रैवल किया, इस पाथ को हम क्या नाम देते हैं? फ्री पाथ। ठीक है, इस पाथ को क्या बोलते हैं? फ्री पाथ। सारे मॉलिक्यूल्स के फ्री पाथ को एवरेज कर दो तो वो कहलाता है मीन फ्री पाथ। वो कहलाता है मीन फ्री पाथ। ऑब्वियस सी बात है, आप खुद बताओ, जिस गैस की डेंसिटी ज्यादा होगी उसका फ्री पाथ छोटा होगा कि नहीं होगा? जिसकी डेंसिटी ज्यादा होगी उसमें ज्यादा मॉलिक्यूल्स होंगे, ज्यादा मॉलिक्यूल्स होंगे कम जगह में, तो कोलिजन जल्दी जल्दी होंगे, तो वो कम छोटा डिस्टेंस ट्रैवल होगा ना, फ्री पाथ क्या हो जाएगा? रिड्यूस हो जाएगा। अब दो कोलिजन्स के बीच के डिस्टेंस को हम क्या नाम देते थे? फ्री पाथ। दो कोलिजन्स के बीच में टाइम इंटरवल को हम बोलते हैं रिलैक्सेशन टाइम। क्या बोलते हैं? रिलैक्सेशन टाइम। कोलिजन हुआ, फिर दूसरा कोलिजन हुआ, दो कोलिजन्स के बीच का जो गैप है वो क्या है? रिलैक्सेशन टाइम। तो रिलैक्सेशन टाइम में जो डिस्टेंस ट्रैवल करता है उसको क्या बोलेंगे? फ्री पाथ। समझ में आई? रिलैक्सेशन टाइम नाम से याद रखना इजी है, रिलैक्स करना। कोलिजन हो गया, झन्ना आ गया, वो फिर रिलैक्स हो गया, आगे जा रहा है, फिर कोलिजन हुआ, झन्ना आ गया, तो दो कोलिजन्स के बीच का जो टाइम है उसको हम क्या बोलते हैं? रिलैक्सेशन टाइम। दो कोलिजन्स के बीच का जो डिस्टेंस है, जो लेंथ है, जो पाथ है, वो जो ट्रैवल करता है, उसको बोलते हैं फ्री पाथ। इसी तरह सबके रिलैक्सेशन टाइम्स का एवरेज क्या कहलाएगा? एवरेज रिलैक्सेशन टाइम। और सबके फ्री पाथ्स का एवरेज क्या कहलाएगा? एवरेज फ्री पाथ या फिर मीन फ्री पाथ। समझ में आ गई बात? हाँ जी, नहीं, सबका डिफरेंट होगा, इसीलिए एवरेज कर रहे हैं। नेक्स्ट, द कोलिजन्स आर ऑलमोस्ट इंस्टेंटेनियस, दैट इज द टाइम ड्यूरिंग द कोलिजन टेक्स ड्यूरिंग विच अ कोलिजन टेक प्लेस इज नेग्लिजिबल एज कंपेयर टू द टाइम टेकन बाय द मॉलिक्यूल टू कवर फ्री पाथ। ऐसा नहीं होगा कि एक इलेक्ट्रॉन दूसरे इलेक्ट्रॉन से इलेक्ट्रॉन कह रहा हूं सॉरी, एक मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल से टकराया, उसको उससे प्यार हो गया, दोनों आपस में लगे हुए थोड़ी देर तक आपस में बातें कर रहे हैं, फिर मूव कर रहे हैं, ऐसा नहीं होगा। कोलिजन होगा टंग टंग। मतलब जो कोलिजन का जो दोनों का इंपैक्ट का जो टाइम है, कितनी देर तक वो इंपैक्ट हुआ, वो ऑलमोस्ट जीरो है। इंस्टेंटली इंपैक्ट होकर वो साइड हो जाता है। समझ में आई? स्टेटमेंट दोबारा पढ़ो। Collisions are almost instantaneous. That is the time during which a collision takes place is negligible as compared to the time by the molecule to cover the free path. ठीक है? Molecules do not exert any force on one another except during collision. सिर्फ वो आपस में तभी फोर्स लगाते हैं जब का क्या हो? कोलिजन हो। अदरवाइज आपस में कोई फोर्स नहीं होती। इसका सिंपल एग्जाम्पल आपको याद है, बताया था, इंटरनल पोटेंशियल एनर्जी इज जीरो। व्हाई? बिकॉज इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस आर नॉट प्रेजेंट इन द आइडियल गैसेस। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस आइडियल गैस में नहीं होती। काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस इज एप्लीकेबल फॉर आइडियल गैसेस ओनली। सो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस सिर्फ किस में एग्जिस्ट करेंगी? रियल गैसेस में। आइडियल गैस में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स नहीं होती। फोर्स सिर्फ कब लगती है? जब मॉलिक्यूल्स आपस में क्या करते हैं? कोलाइड, या फिर वो वॉल ऑफ द कंटेनर पे भी फोर्स लगाते हैं, जो कि हमारा डेरिवेशन का पार्ट है अगला। वॉल ऑफ द कंटेनर पे फोर्स लगाते हैं, वो कब लगाते हैं? जब वो वॉल ऑफ द कंटेनर से क्या करते हैं? कोलाइड। ये जितने भी कोलिजन्स होंगे, चाहे वो आपस में हो, चाहे विद द वॉल्स ऑफ द कंटेनर हो, ये कोलिजन्स कौन से होंगे? परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन्स। क्या सबको समझ में आता है? ऑनलाइन सबको क्लियर बेटा? सारे बच्चों को? ठीक है, एक बार प्लीज 2 मिनट है तुम्हारे पास, एक बार रिकैप्चुलेट करो, देखो कोई पॉइंट दोबारा पूछना है, फिर हम आगे चलते हैं। नेक्स्ट आ जाते हैं सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट पे। इसका नाम है प्रेशर एक्सर्टेड बाय आइडियल गैस। ये पहले मैं पूरा एक्सप्लेन करूंगा, 3-4 स्लाइड्स लंबा है ये। पहले मैं एक्सप्लेन करूंगा, फिर मैं साइड हो जाऊंगा। आप तसल्ली से एक एक पॉइंट दोबारा लिखना। बहुत आसान है, बहुत आसान है, बस कुछ पॉइंट्स हैं जो आपको समझने पड़ेंगे। वो मैं साइड में भी एक्सप्लेन भी करूंगा, कुछ लिख के भी। सो प्लीज ध्यान दीजिए सामने। प्रेशर एक्सर्टेड बाय आइडियल गैस, ये प्रेशर हम निकाल रहे हैं वो कंटेनर पे। मॉलिक्यूल्स है, ये कंटेनर है, मैं कंटेनर का मॉलिक्यूल हूं, मैं
मूव कर रहा हूं, मैं भी मूव करूंगा, बाकी भी मूव करेंगे, तो वॉल ऑफ द कंटेनर के साथ टक्कर होगी। जब टक्कर होगी तो कोलिजन कौन सा है? इलास्टिक कोलिजन। पहले मैं ब्रीफ एक्सप्लेन कर रहा हूं, फिर मैथमेटिकली तमीज से एक्सप्लेन करेंगे। मैंने बोला मैं एक मॉलिक्यूल हूं, मेरा एक मोशन है, तो मेरे कंटेनर के मॉलिक्यूल, कंटेनर की वॉल के साथ टक्कर होगी। कोलिजन कौन सा? इलास्टिक कोलिजन। इलास्टिक कोलिजन है तो क्या होगा? मोमेंटम कंजर्व रहेगा, काइनेटिक एनर्जी कंजर्व रहेगी। मोमेंटम कंजर्व रहेगा, काइनेटिक एनर्जी कंजर्व रहेगी। मतलब अगर मेरी काइनेटिक एनर्जी कंजर्व्ड है तो जिस तरफ मैं गया, जिस डायरेक्शन में मैं जा रहा हूं, काइनेटिक एनर्जी कंजर्व है, कोलिजन होने के बाद मैं रिबाउंड करूंगा अगर, तो सेम स्पीड से रिबाउंड करूंगा क्योंकि काइनेटिक एनर्जी कंजर्व्ड है। इसका मतलब उस दीवार ने मुझ पे फोर्स लगाई ना, तभी तो मेरा मोमेंटम की डायरेक्शन बदली। अगर मैं सपोज एक्स एक्सिस के अलोंग यहां पे लेट्स से 5 मीटर्स पर सेकंड से जा रहा हूं, मैं एक जनरल एग्जांपल ले रहा हूं, 5 मीटर्स पर सेकंड से मैं इधर मूव कर रहा हूं, मेरे को टक्कर हुई, मैं 5 मीटर पर सेकंड से वापस आ गया, तो मेरे पास मोमेंटम में चेंज हुआ कि नहीं हुआ? मोमेंटम में जब भी चेंज आता है तो मोमेंटम कंजर्व नहीं हुआ। मोमेंटम अगर कंजर्व नहीं हुआ तो इसका मतलब फोर्स लगी होगी। मोमेंटम कब कंजर्व रहता है? व्हेन देयर इज नो एक्सटर्नल फोर्स। यहां पे वॉल के साथ टक्कर हुई, कोलिजन हुआ, मोमेंटम कंजर्व रहा, मोमेंटम कंजर्व नहीं हुआ, उसने मेरे पे फोर्स लगाई तो मेरे को डायरेक्शन चेंज हुई, तो मुझ पे फोर्स निकालनी आनी चाहिए ना। फोर्स क्या होता है? रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। तो हम रेट एट विच मोमेंटम इज चेंजिंग वो निकालेंगे, उससे हम फोर्स निकालेंगे, और फोर्स के बाद हम प्रेशर निकालेंगे। फोर्स क्या होता है? प्रेशर क्या होता है? फोर्स अपॉन एरिया। सो प्रेशर निकालेंगे। अब कोई गैस मॉलिक्यूल, आप खुद बताओ, सब छोड़ दो 2 मिनट के, एक सिंपल सा एग्जांपल। सपोज करो इस एक कंटेनर है, उसमें गैस है, मैं उस गैस के टेम्परेचर को बढ़ा देता हूं, क्या होगा? लॉजिकली आपको क्या समझ में आता है कि मॉलिक्यूल्स पागल हो जाएंगे, उनके पास एनर्जी बढ़ जाएगी, एनर्जी बढ़ जाएगी तो तेज तेज भागेंगे तो कोलिजन्स होंगे, प्रेशर बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? बढ़ेगा ना। सो प्रेशर किस पे डिपेंड करता है? कितनी तेजी से मॉलिक्यूल गया, क्योंकि जितनी ज्यादा तेज वो जाएगा उतनी ही तेज वो रिबाउंड करेगा। जितना ज्यादा तेज गया उतनी तेज वो अगर रिबाउंड कर रहा है तो उतना ही ज्यादा चेंज इन मोमेंटम आएगा कि नहीं आएगा? जितना रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम होगा उतना ही ज्यादा क्या होगा? फोर्स। जितना ज्यादा फोर्स होगा उतना ज्यादा क्या होगा? प्रेशर। आई बात समझ? तो इसको समझने के लिए हमने क्या कंसिडर किया? पहले तो थियोरेटिकली ऑल गैस एक्सर्ट प्रेशर ऑन द वॉल्स ऑफ द कंटेनिंग वेसल ड्यू टू कंटिन्यूअस कोलिजन्स ऑफ द मॉलिक्यूल अगेंस्ट द वॉल। ये बात क्लियर? वॉल के साथ कोलिजन होता है। कंसिडर अ गैस कंटेन्ड इन अ वेसल, सपोज द एजेस OA OE OC, डायग्राम अरे ये रहा, इधर एक्सप्लेन कर रहा हूं, यहां ध्यान दो। ये एक मैंने एक कंटेनर कंसिडर किया, इस कंटेनर में कोई भी मॉलिक्यूल है, एक मॉलिक्यूल कंसिडर किया, उसकी वेलोसिटी v है। वेलोसिटी के हमेशा 3 कंपोनेंट्स होंगे, x के अलोंग, y के अलोंग, z के अलोंग। तो मैंने इसके 3 कंपोनेंट्स मान लिए, vx, vy और vz। सो ओवरऑल वेलोसिटी क्या होगी? vx अलोंग i कैप प्लस vy j कैप प्लस vz k कैप। तो ai प्लस bj प्लस c के मैग्नीट्यूड क्या होता है? अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर। तो वेलोसिटी कितनी हुई? अंडर रूट ऑफ vx स्क्वायर प्लस vy स्क्वायर प्लस vz स्क्वायर। मानते हो ये बात? कैसे आया ये इसको आने का सिंपल सा तरीका ये था, मैंने क्या बोला कि इसकी जो वेलोसिटी होगी वो होगी vx अलोंग i कैप प्लस vy अलोंग j कैप प्लस vz अलोंग k कैप। सो वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड कितना होगा? अंडर रूट ऑफ vx स्क्वायर प्लस vy स्क्वायर प्लस vz स्क्वायर। हां कि ना? सो स्क्वायरिंग बोथ साइड्स कर दूं, ये एक्सप्रेशन निकल आएगा। इधर तक कोई शक किसी को? दोबारा से एक बार देखते हैं। कह रहा है कंसीडर गैस कंटेन्ड इन अ वेसल, सपोज दैट द एजेस OA, OC एंड OE ऑफ द वेसल आर अलोंग x, y एंड z एक्सिस। ठीक है? n मैंने मान लिया नंबर ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम। ये बहुत काम का पॉइंट है, आगे भी बहुत काम आएगा। n जो है वो नंबर ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स माने यूनिट वॉल्यूम में, और स्मॉल m की अगर हम बात करें वो है एक मॉलिक्यूल का मास ऑफ ईच मॉलिक्यूल। क्या क्या अभी तक क्या क्या नोटेशंस हमने लिए? स्मॉल n क्या है? नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन अ यूनिट वॉल्यूम। स्मॉल m क्या है? मास ऑफ ईच मॉलिक्यूल। स्मॉल m क्या है? मास ऑफ ईच मॉलिक्यूल। अब v वेलोसिटी अगर लिया तो नेट वेलोसिटी का स्क्वायर हो गया vx स्क्वायर प्लस vy स्क्वायर प्लस vz स्क्वायर। इस स्टेप तक किसी को कोई डाउट है तो प्लीज बोलो। ऑनलाइन किसी को यहां तक डाउट है बेटे? आप लोगों में से किसी को डाउट? अब देखो आगे। अब मैं मोमेंटम की बात करता हूं।
मैंने एक मॉलिक्यूल कंसिडर किया, द मॉलिक्यूल मूव्स विद मोमेंटम mvx अलोंग एक्स एक्सिस। एक मॉलिक्यूल कंसिडर किया, वो एक्स एक्सिस के अलोंग मूव कर रहा है, एक्स एक्सिस के अलोंग उसका मोमेंटम कितना हो गया mvx। मोमेंटम क्या होता है, वेक्टर होता है, स्केलर होता है, वेक्टर होता है, मोमेंटम वेक्टर होता है, तो उसमें तीनों एक्सिस अलग अलग कंसिडर करनी पड़ेगी। सो मैंने मोमेंटम का एक्स एक्सिस में मोशन कंसिडर किया, मॉलिक्यूल मूव्स विद मोमेंटम mvx अलोंग एक्स एक्सिस, दीवार के साथ स्ट्राइक किया, इलास्टिक कोलिजन था तो vx स्पीड से ही वापस आएगा, तो जाने का मोमेंटम अगर mvx है तो वापस आने का मोमेंटम कितना हुआ, माइनस mvx। मानते हो? दोबारा मैंने बोला मैं मॉलिक्यूल हूं, मैं vx वेलोसिटी से जा रहा हूं, मैं vx वेलोसिटी से टक्कर मारता हूं, रिबाउंड करता हूं सेम काइनेटिक एनर्जी से, तो मेरी जो वेलोसिटी vx है, जब वापस आऊंगा तो मेरी वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, माइनस vx। तो जाने का मोमेंटम मेरा mvx है, तो वापस आने का मोमेंटम कितना होगा, माइनस mvx, क्योंकि डायरेक्शन रिवर्स हो गई। तो चेंज कितना हुआ, फाइनल माइनस इनिशियल, माइनस 2 mvx। इस पूरे सेक्शन में कोई डाउट है? दोबारा देखो, मॉलिक्यूल मूव्स विद मोमेंटम mvx अलोंग एक्स एक्सिस, स्ट्राइक्स दिस abgfa, since the collision is perfectly elastic, the molecules rebound back with same speed. As the direction of motion is reversed, the molecule becomes momentum becomes minus mvx. तो चेंज इन मोमेंटम कितना हुआ, फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल कितना आया, माइनस 2 mvx। ये एक्सप्रेशन सबको क्लियर है? ऑनलाइन सबको यहां तक क्लियर बेटे? आप सबको क्लियर है यहां तक? जाने का मोमेंटम mvx, वापस आने का डायरेक्शन चेंज हुई है, सिर्फ मैग्नीट्यूड सेम रहा, माइनस mvx। तो चेंज कितना हुआ, फाइनल माइनस इनिशियल, माइनस 2 mvx। ये सुनो, श्योर? अब आता है असली खेल। सिर्फ एक मॉलिक्यूल थोड़ी ना होगा जो जा रहा होगा, खूब सारे होंगे। यह समझना थोड़ा सा ट्रिकी है, प्लीज ध्यान से सुनिएगा। मैंने बोला सिर्फ एक मॉलिक्यूल नहीं होगा जो जाके कोलाइड करेगा, बहुत सारे मॉलिक्यूल हैं। मैंने क्या माना है, स्मॉल एन माना है नंबर ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स यूनिट वॉल्यूम में, मैंने माना यूनिट वॉल्यूम में। अब सपोज करो मैं मॉलिक्यूल हूं, मैं मॉलिक्यूल हूं, ध्यान से देखना, मैं एक मॉलिक्यूल हूं, यहां पे वॉल है, मैं मॉलिक्यूल जब इस वॉल के साथ टक्कर मारता हूं और वापस आता हूं, अपना मोमेंटम कंसीडर कर रहा हूं, मेरे से पहले इस रास्ते में जितने मॉलिक्यूल्स होंगे वो भी तो जाके टक्कर मार चुके होंगे उतनी देर में। अकेले मैंने थोड़ी ना मारना है, सिर्फ मैं मॉलिक्यूल थोड़ी ना हूं, बीच में बहुत सारे हैं। तो मैं एक मॉलिक्यूल हूं, यहां पे मेरे कोलिजन करने से पहले और जितने मॉलिक्यूल्स होंगे वो भी तो कोलाइड कर सकते हैं। इतना मानते हो? ये बताओ पहले, इतना मानते हो? ऑनलाइन सब लोग इतना मानते हो बेटा? प्लीज ध्यान से सुनिएगा, प्लीज ध्यान से सुनिएगा, ये डायग्राम काम का है। मान लिया कि मेरे को डेल्टा टी टाइम लगता है इस पॉइंट से उधर टक्कर मारने में, मान लिया मेरे को डेल्टा टी टाइम लगता है इस पॉइंट से उधर टक्कर मारने में, मान लिया मेरे को डेल्टा टी टाइम लगता है इस पॉइंट से उधर जाके टक्कर मारने में, तो कितना डिस्टेंस हो गया ये, vx इंटू डेल्टा टी। डिस्टेंस क्या होता है, स्पीड इंटू टाइम। डिस्टेंस क्या होता है, स्पीड इंटू टाइम। तो यानी मेरे को कितना डिस्टेंस ट्रैवल करना पड़ेगा टक्कर मारने के लिए, vx इंटू डेल्टा टी। यह बात समझ में आती है? दोबारा सुनो, मैंने बोला मान लिया मुझे डेल्टा टी टाइम लगता है इस पॉइंट से उधर आके टक्कर मारने में, मुझे डेल्टा टी टाइम लगता है इस पॉइंट से उधर जाके टक्कर मारने में, तो डेल्टा टी टाइम में मुझे कितना डिस्टेंस ट्रैवल करना पड़ेगा अलोंग एक्स एक्सिस, vx इंटू डेल्टा टी। अगर एक ए एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन मान लिया, ये ए एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ले लिया, सिलेंड्रिकल सेक्शन, अगर ए एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन में मान रहा हूं, ए एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन में यानी कितना वॉल्यूम हो गया जिस वॉल्यूम के मॉलिक्यूल्स टक्कर मार सकते हैं, कितना वॉल्यूम हो गया, a इंटू वी एक्स इंटू डेल्टा टी। हां की ना? देखो ये लेंथ कितनी है, vx इंटू डेल्टा टी, ये लेंथ कितनी है, vx इंटू डेल्टा टी, ये एरिया कितना है, ये एरिया है a। तो यानी ये जो सिलेंड्रिकल सेक्शन में कंसिडर कर रहा हूं, इस सिलेंड्रिकल सेक्शन का वॉल्यूम कितना हो गया, a इंटू vx इंटू डेल्टा टी, लेंथ इंटू एरिया इंटू लेंथ। ठीक है, ये हो गया वॉल्यूम। अब स्मॉल n क्या है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम। तो यानी इस पूरे सेक्शन में कितने मॉलिक्यूल्स होंगे, यूनिट वॉल्यूम में n नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है, तो इतने वॉल्यूम में कितने मॉलिक्यूल्स होंगे, n से मल्टीप्लाई कर दूंगा कि नहीं कर दूंगा? हां कि ना? स्टार्टिंग देखो,
आपको बोला डेल्टा टी टाइम में ऑल दोज मॉलिक्यूल्स विल हिट द एरिया ए ऑफ दिस विच लाई इन द सिलेंड्रिकल सेक्शन ऑफ लेंथ वी एक्स इंटू डेल्टा टी। मानते हो? मानते हो? अब समझ में आ गया ना? अगर मैं सीधा ये लिखवा देता नहीं समझ में आता। मैंने बोला कि मैं एक मॉलिक्यूल हूं, उधर जाके टक्कर मारूंगा, डेल्टा टी टाइम लगेगा, तो मेरे से पहले कितने मॉलिक्यूल्स हैं? और भी बहुत सारे। तो वी एक्स इंटू डेल्टा टी लेंथ में जितने मॉलिक्यूल्स होंगे वो उधर मूव कर सकते हैं। तो कितने लेंथ हो गई? वी एक्स इंटू डेल्टा टी एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ए, सच मॉलिक्यूल्स हो गए ए वी एक्स इंटू डेल्टा टी। मानते हो ये बात? कितने वॉल्यूम में लाई करेंगे? ए वी एक्स इंटू डेल्टा टी। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम कितना है? एन। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम कितना है? एन। तो टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितने हो गए? एन ए वी एक्स इंटू डेल्टा टी। ये कैसे आया? यूनिट वॉल्यूम में, यूनिट वॉल्यूम में एन नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं, तो इतने वॉल्यूम में कितने होंगे? मल्टीप्लाई कर दूंगा। ठीक। अब क्या ये सारे मॉलिक्यूल्स उस तरफ जा रहे होंगे? नहीं, मॉलिक्यूल्स का रैंडमाइज्ड मोशन होता है। अगर 10 उधर गए तो 10 इधर भी आ रहे होंगे। तो इतने तो टोटल मॉलिक्यूल्स हैं अंदर। आधे जा रहे होंगे जो टक्कर मारने जा रहे होंगे, बाकी आधे वापस भी तो आ रहे होंगे। तो कितने आ रहे होंगे? हाफ आ रहे होंगे। मानते हो? इस पॉइंट को एक बार दोबारा समझते हैं स्टार्टिंग से यहां तक। मैंने क्या बोला? अभी मोमेंटम की मैंने बात ही नहीं की है। मैंने बोला मैं एक मॉलिक्यूल हूं, मुझे डेल्टा टी टाइम लगता है इस पॉइंट से उस पॉइंट तक जाने में। डेल्टा टी टाइम जब लगेगा तो इस रास्ते में और भी मॉलिक्यूल्स होंगे। इस रास्ते में यहां से वहां तक के पॉइंट में और भी मॉलिक्यूल्स होंगे। कितने मॉलिक्यूल्स होंगे पहले वो निकालते हैं। उसके लिए मैंने क्या बोला? उसके लिए मैंने बोला कि अगर मुझे डेल्टा टी टाइम लगता है एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जाने में, तो कितनी लेंथ ट्रैवल करनी पड़ेगी मुझे? वी एक्स इंटू डेल्टा टी। होगा कि नहीं? लेंथ क्या होगा? डिस्टेंस। डिस्टेंस क्या होता है? स्पीड इंटू टाइम। ठीक। वी एक्स इंटू डेल्टा टी, ये डिस्टेंस ट्रैवल करना पड़ेगा। अगर मैं एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन मानता हूं तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन में टोटल वॉल्यूम कितना होगा? ए वी एक्स डेल्टा टी। ये टोटल वॉल्यूम हो गया। इसमें अगर एन है यूनिट वॉल्यूम में मॉलिक्यूल्स, तो टोटल मॉलिक्यूल्स कितने हो गए? एन इंटू वॉल्यूम। इनमें से आधे जा रहे होंगे राइट, आधे जा रहे होंगे लेफ्ट, क्योंकि ऐसा तो होगा नहीं कि सारे राइट जा रहे होंगे। अगर सारे राइट जा रहे होते तो डेंसिटी नॉन यूनिफॉर्म हो जाती। हमें डेंसिटी को क्या रखना है? यूनिफॉर्म, क्योंकि आइडियल गैस है। तो कितने मॉलिक्यूल्स होंगे जो जाके टक्कर मारेंगे? इसका हाफ। सो हाफ एन इंटू ए इंटू वी एक्स इंटू डेल्टा टी। इस पॉइंट तक समझ में आ गया? अब ये जब टक्कर मारेंगे, एक मॉलिक्यूल में कितना चेंज इन मोमेंटम आया था? -2m vx। तो इतने मॉलिक्यूल्स में कितना आएगा? मल्टीप्लाई कर दोगे। -2m vx एक मॉलिक्यूल में चेंज इन मोमेंटम था, इतनों में कितना होगा? इतना होगा चेंज इन मोमेंटम डेल्टा टी टाइम में। ठीक। सबका एवरेज करना पड़ेगा, क्योंकि ये तो एक मॉलिक्यूल के लिए बात की ना। अगर मैं एवरेज लेता हूं तो vx की जगह मुझे vx का मीन लेना पड़ेगा। तो हमने क्या बोला? डिफरेंट मॉलिक्यूल्स और इवन द सेम मॉलिक्यूल ऑफ एट डिफरेंट टाइम्स मे पोजेस डिफरेंट वेलोसिटीज। Therefore, in the above expression, delta px change in momentum is reasonable to replace vx by vx mean। एवरेज कर दिया इसको। vx नहीं ले सकते क्योंकि सबकी स्पीड सेम थोड़ी ना, किसी की कुछ है किसी की कुछ है, तो हमें एवरेज लेना पड़ेगा। तो हमारे पास एक्सप्रेशन कितना बना? डेल्टा px इज इक्वल टू माइनस mn a vx का स्क्वायर डेल्टा टी। जो ऊपर एक्सप्रेशन आया था वही सेम एक्सप्रेशन है। vx की जगह क्या लिख दिया? vx का मीन ले लिया। अब चेंज इन मोमेंटम क्या होता है? फोर्स होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। तो अगर मैं टाइम से डिवाइड कर दूं डेल्टा पी बाई डेल्टा टी, तो मेरे पास फोर्स का एक्सप्रेशन ही आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? डेल्टा पी ये था डेल्टा टी की टर्म्स में, डेल्टा टी से डिवाइड कर दूं राइट साइड पे, डेल्टा टी खत्म हो गया, क्या बचा? -mn/a/vx स्क्वायर। ये फोर्स आ गया। अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स लॉ, थर्ड लॉ ऑफ मोशन, फोर्स इक्वल एंड अपोजिट होती है। एवरी एक्शन इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। सो मतलब अगर मेरे ऊपर फोर्स इतनी लग रही है तो मैं कितनी फोर्स लगा रहा हूं? इसका अपोजिट। तो यानी फोर्स वो कितनी लगाएगी अलोंग एक्स एक्सिस? प्लस mn/a/vx का स्क्वायर। -mn/a/vx का स्क्वायर तो मॉलिक्यूल पे लग रही है, तो मॉलिक्यूल कितनी लगा रहा होगा? प्लस mn/a/vx का स्क्वायर। ये मॉलिक्यूल्स ने फोर्स लगाई। फोर्स क्या होता है? फोर्स अपॉन एरिया क्या होता है? मोमेंटम, प्रेशर। तो यानी एक्स एक्सिस के अलोंग प्रेशर कितना आ गया? mn/vx का स्क्वायर।
वाई एक्सिस के अलोंग और जेड एक्सिस के अलोंग सिमिलर प्रेशर आप निकाल सकते हो, सीधा डायरेक्टली लिखोगे, क्योंकि उसमें भी फिर सेम प्रोसेस पूरा चलेगा। अब काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस ने क्या बोला था कि हर तरफ प्रेशर सेम रहता है, हर तरफ प्रेशर सेम रहता है, तो पीएक्स, पीवाई, पीजेड सब सेम होंगे। मान लिया ये पी के इक्वल है, मान लिया ये पी के इक्वल है, तो 3p कितना हो जाएगा, px प्लस py प्लस pz, तो p कितना हो गया, 1/3 ऑफ px प्लस py प्लस pz, वैल्यू डालो 1/3 ऑफ दिस, mn कॉमन, ये क्या था, वेलोसिटी का स्क्वायर, तो कितना बचा, हाफ mn v स्क्वायर। मानते हो यहां तक, इसको लिख सकते हैं हाफ रो v स्क्वायर, 1/3 रो v स्क्वायर। अब ये कैसे आया, mn को मैंने रो कैसे लिख दिया, ये पॉइंट जरा सामने समझिए। mn को मैंने रो कैसे लिखा, ध्यान देना, ये डेरिवेशन यहां तक है और ये 5 मार्क की आती है एग्जाम में, सब कुछ एक्सप्लेन करना पड़ेगा, बिना एक्सप्लेन करे सर मैथ्स नहीं लिख सकते, मैथ्स तो 5 लाइन की है सिर्फ, इंग्लिश बहुत जरूरी है, इसीलिए समझाने में मुझे टाइम लगा कि ये इधर गया तो ये ऐसे हुआ, आपको सोचना पड़ेगा। इधर देखो कैसे, बहुत सिंपल है, मैंने माना मास ऑफ ईच मॉलिक्यूल कितना है, स्मॉल m, हाँ कि ना, एक मॉलिक्यूल का मास है स्मॉल m था, टोटल मास कितना होगा, टोटल मास हो जाएगा मास इनटू टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, हाँ कि ना, होगा, n क्या है, कैपिटल N क्या है, टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, होगा। अब डेंसिटी क्या होता है, टोटल मास अपॉन टोटल वॉल्यूम, सो m इंटू n डिवाइडेड बाय वॉल्यूम, यस और नो। अब n अपॉन वॉल्यूम क्या है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम क्या था, स्मॉल n, तो ये कितना हो गया, m इंटू स्मॉल n, वेयर स्मॉल n क्या है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम, सो मास इनटू नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम को हम क्या लिख सकते हैं, मास इनटू नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम को हम क्या लिख सकते हैं, डेंसिटी, वो यहां से आया, ठीक है, समझ में आ गया। तो ये डेरिवेशन आपकी 5 मार्क के लिए एक्सट्रीम इंपॉर्टेंट कैटेगरी में आती है, ठीक, यहां तक लिख लीजिए, मैं बैक कर देता हूं, दोबारा बताता हूं, देख px, py, pz तीनों बराबर थे p के, तो तू 3p को क्या लिख सकता है, तो 3p को लिख सकता है px प्लस py प्लस pz, लिख सकता है ना, क्योंकि px, py, pz तीनों के तीनों p के इक्वल थे, तो p कितना हुआ, 1/3 ऑफ px प्लस py प्लस pz। अब px कितना था, mn vx का स्क्वायर, py कितना था, mn vy का स्क्वायर, pz कितना था, mn vz का स्क्वायर, mn कॉमन ले ले, vx स्क्वायर प्लस vy स्क्वायर प्लस vz स्क्वायर, वेलोसिटी आ गई, वेलोसिटी का स्क्वायर, mn को मैंने क्या लिख दिया, डेंसिटी, सो 1/3 रो v स्क्वायर, ये आपके पास क्या आ गया, ये आ गया प्रेशर एक्सर्टेड बाय आइडियल गैस। समझ में आया, प्लीज यहां तक लिखिए, कोई पॉइंट नहीं समझ में आता तो पूछिए, मैं बैक कर देता हूं। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है हमारा, इस एक्सप्रेशन पे बेस्ड कुछ रिलेशनशिप्स हम निकालेंगे। सबसे पहला है प्रेशर और काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम का रिलेशन, मतलब प्रेशर एक्सर्टेड बाय गैस और काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल पर ऑफ गैस पर यूनिट वॉल्यूम, उनके बीच का रिलेशन, काइनेटिक एनर्जी और प्रेशर के बीच का रिलेशन। प्रेशर का आपने फॉर्मूला अभी निकाला 1/3 रो वी स्क्वायर, यही निकाला 1/3 रो वी स्क्वायर। अगर काइनेटिक एनर्जी की बात करो तो वो कितना हो जाता है, एम वी स्क्वायर होता है ना, हाफ एम वी स्क्वायर। सो प्रेशर को आप क्या लिख सकते हो, 1/3 m बाई वी मास अपॉन वॉल्यूम इंटू वी स्क्वायर लिख सकते हो। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करो, कितना आया, पीवी इज इक्वल टू 1/3 रो वी स्क्वायर। इस स्टेप तक किसी को कोई डाउट है, ऑनलाइन किसी को यहां तक कोई डाउट? हाँ, 1/3 एम वी स्क्वायर। अभी करेक्शन कर देता हूं इसमें। काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम कितना होता है, हाफ मास अपॉन वॉल्यूम इंटू वी स्क्वायर। ये काइनेटिक एनर्जी टोटल नहीं है,
ये है काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। सो काइनेटिक एनर्जी कितना है, हाफ एम वी स्क्वायर डिवाइड बाय वॉल्यूम कितना हुआ, मास अपॉन वॉल्यूम कर दिया। यहां तक कोई प्रॉब्लम लिख सकते हैं बेटा, इधर तक कोई इश्यू नहीं। नाउ एनर्जी हो गई हाफ, काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम हो गया हाफ रो वी स्क्वायर। दोनों इक्वेशंस को डिवाइड करो तो P कितना हो गया 2/3 ऑफ E। मैंने किया क्या है ध्यान देना, इधर यहां पे एक मिसप्रिंटिंग है, ये PV नहीं, ये प्रेशर है सीधा, सिर्फ प्रेशर इज इक्वल टू 1/3 रो वी स्क्वायर है। ये एक्सप्रेशन अभी आगे काम आएगा, ये एक्सप्रेशन अभी आगे काम आएगा। सो प्रेशर कितना है 1/3 रो वी स्क्वायर, प्रेशर कितना है 1/3 रो वी स्क्वायर, और एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम कितना है 1/2 रो वी स्क्वायर। अगर मैं दोनों को डिवाइड करूं प्रेशर अपॉन एनर्जी कितना आएगा, रो वी स्क्वायर कट गया, कितना बचा 1/3 डिवाइडेड बाय 1/2, 2 न्यूमरेटर में चला गया, तो ये रिलेशन आ गया। अब ये ऊपर वाला कहां काम आएगा वो भी बताता हूं। तो ये तो इनका आपस का एक्सप्रेशन है, इसमें E काइनेटिक एनर्जी नहीं है, E क्या है काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। क्या सबको ये बात समझ में आ गई? प्रेशर कितना है 1/3 रो वी स्क्वायर, प्रेशर है 1/3 रो वी स्क्वायर, काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम कितना है 1/2 रो वी स्क्वायर। काइनेटिक एनर्जी होता है हाफ एम वी स्क्वायर डिवाइड बाय वॉल्यूम कर दूंगा, सो 1/2 रो वी स्क्वायर। दोनों को अगर डिवाइड करूं तो प्रेशर अपॉन एनर्जी कितना हो गया 2/3, तो प्रेशर कितना हो गया 2/3 ऑफ एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। ठीक, अब ये एक्सप्रेशन जो मैं लिख रहा था इसका क्या काम है, अब उधर आ जाते हैं। ध्यान दीजिए, ये बहुत काम का है, बहुत काम का है। ध्यान दीजिए, प्रेशर का एक्सप्रेशन 1/3 रो वी स्क्वायर, रो को लिखा मास अपॉन वॉल्यूम, क्रॉस मल्टीप्लाई किया, पीवी इज इक्वल टू 1/3 एम वी स्क्वायर। इस स्टेप तक कोई डाउट है? क्या कंसिडर किया प्लीज ध्यान दीजिएगा, मैंने यहां पे कैपिटल एम लिखा। कैपिटल एम की अगर हम बात कर रहे हैं, कैपिटल एम की बात कर रहे हैं, तो ये हो गया टोटल मास। अगर 1 मोल है तो टोटल मास किसके बराबर होता है, मोलर मास के, मानते हो? सो पीवी इज इक्वल टू एनआरटी लिख सकते हो, पीवी इज इक्वल टू आरटी। अब ये क्या हुआ ध्यान देना, अगर हम बात करते हैं फॉर 1 मोल, अगर हम 1 मोल की बात करते हैं तो स्मॉल एन कितना हो गया, नंबर ऑफ मोल्स कितने हो गए 1, मास किसके इक्वल हो जाएगा, मोलर मास के, हां कि ना? सो कहीं पे भी हमें कैपिटल एम लिखा होगा तो वो हमेशा किसको रेफर करेगा, मोलर मास को। सो पीवी इज इक्वल टू 1/3 एम वी स्क्वायर में एम क्या है, मोलर मास। ये हम बात किसकी कर रहे हैं, 1 मोल ऑफ आइडियल गैस की, 1 मोल ऑफ आइडियल गैस की। तो क्योंकि 1 मोल की बात कर रहे हैं तो पीवी इज इक्वल टू आरटी लिख सकता हूं, N1 हो जाएगा। सो आरटी कितना हो गया, आरटी लिख दिया पीवी की जगह, तो आरटी हो गया 1/3 एम वी स्क्वायर, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 3 को ऊपर ले जाओ और फिर 2 से डिवाइड कर दो, तो 3/2 आरटी हो गया हाफ एम वी स्क्वायर, हां कि ना? हाफ एम वी स्क्वायर क्या हो गया, हाफ एम वी स्क्वायर क्या हो गया, काइनेटिक एनर्जी ऑफ 1 मोल ऑफ अ गैस, उसका फॉर्मूला कितना आया 3/2 आरटी। ये पहला फॉर्मूला है जो काम आएगा। दिस इज काइनेटिक एनर्जी ऑफ 1 मोल ऑफ अ गैस, 1 मॉलिक्यूल नहीं, दिस इज काइनेटिक एनर्जी ऑफ 1 मोल ऑफ अ गैस। अगर यही एक्सप्रेशन आप सपोज 1 मोल के लिए ना करते, सपोज आप ये एक्सप्रेशन निकालना चाहते n मोल्स के लिए, तब भी चीज निकल जाती, कोई दिक्कत नहीं थी। तब आप कैसे करते, अगर सपोज मैं n मोल कंसिडर करता, अगर मैं n मोल्स कंसिडर करता तो मैं प्रेशर को लिखता 1/3 नंबर ऑफ मोल्स इंटू मोलर मास अपॉन V इंटू वी स्क्वायर, हां कि ना? क्योंकि तब मास क्या हो जाता, टोटल मास भी तो बदल जाता। टोटल मास कितना हो जाता, नंबर ऑफ मोल्स इंटू मोलर मास। मोलर मास किसके लिए होता है, 1 मोल के लिए, तो n मोल्स के लिए टोटल मास कितना हो जाता, नंबर ऑफ मोल्स इंटू मोलर मास। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करते तो मेरे पास आ जाता पीवी इज इक्वल टू 1/3 नंबर ऑफ मोल्स इंटू मोलर मास इंटू वी स्क्वायर, पीवी इज इक्वल टू एनआरटी, एनआरटी हो गया 1/3 नंबर ऑफ मोल्स इंटू मोलर मास इंटू वी स्क्वायर। सो नंबर ऑफ मोल्स से कट गया था ना, सेम एक्सप्रेशन आता कि नहीं आता? सो हाफ एम वी स्क्वायर, हाफ एम वी स्क्वायर का मतलब क्या हुआ, 1 मोल के लिए काइनेटिक एनर्जी वो कितना हो गया 3/2 आरटी।
अगर 1 मोल की जगह 1 मॉलिक्यूल के लिए निकालना हो, 1 मॉलिक्यूल के लिए अगर निकालना हो तो क्या करते? इफ m इज द मास ऑफ 1 मॉलिक्यूल, अगर मैं 1 मॉलिक्यूल की बात करता, अगर मैं 1 मॉलिक्यूल की बात करता, तब क्या हो जाता? एक मॉलिक्यूल। अब मुझे बताओ एक मोल में कितने मॉलिक्यूल्स होते हैं? एक मोल में कितने मॉलिक्यूल्स नंबर होते हैं? एवोगैड्रोस नंबर 6.023 into 10⁻23। सो उसमें मास कितना हो जाएगा? टोटल मास हो जाएगा मास ऑफ ईच मॉलिक्यूल इनटू नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितना हो गया? एवोगैड्रोस नंबर। तो यहां पे डाल दो मास ऑफ ईच मॉलिक्यूल इनटू एवोगैड्रोस नंबर, यहां डाल सकते हो। एन को नीचे ले जाओ, ये एवोगैड्रोस नंबर को नीचे ले जाओ, हाफ mv² आ जाएगा। हाफ mv², अब क्या हो गया? काइनेटिक एनर्जी ऑफ 1 मॉलिक्यूल। ये जो R/n आया, इसको बोलते हैं बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। क्या बोलते हैं? बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। K से रिप्रेजेंट करते हैं, इसको बोलते हैं बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। K से रिप्रेजेंट करते हैं वैल्यू 1.38 into 10⁻23 R by एवोगैड्रोस नंबर। R क्या है? गैस कांस्टेंट डिवाइडेड बाय एवोगैड्रोस नंबर। सो काइनेटिक एनर्जी ऑफ 1 मॉलिक्यूल, उसका फॉर्मूला कितना होगा? 3/2 kT। काइनेटिक एनर्जी ऑफ 1 मोल, उसका फॉर्मूला कितना है? 3/2 RT। काइनेटिक एनर्जी ऑफ 1 मॉलिक्यूल, उसका फॉर्मूला कितना है? 3/2 kT। ध्यान रखिए, ये बहुत काम का है। मोल और मॉलिक्यूल किसमें क्या पूछा क्वेश्चन में डिपेंड करता है। 1 मोल की टोटल काइनेटिक एनर्जी, उसका फॉर्मूला 3/2 RT। 1 मॉलिक्यूल की काइनेटिक एनर्जी, उसका फॉर्मूला 3/2 kT। दोबारा एक्सप्रेशन देखो, मैंने 1 मोल कंसिडर किया, उससे इजी हो जाता है सोचना। 1 मोल कंसिडर करेंगे, प्रेशर हो गया 1/3 रो v²। रो क्या है? मास ऑफ मोलर मास डिवाइड बाय वॉल्यूम, क्योंकि 1 मोल कंसिडर किया है। क्रॉस मल्टीप्लाई करो, पीवी आ गया, पीवी को RT लिखा, RT इज इक्वल टू 1/3 mv²। क्रॉस मल्टीप्लाई 3 ऊपर, फिर 2 से दोनों तरफ डिवाइड, ताकि हाफ mv² बन जाए। हाफ mv² क्या हो गया? काइनेटिक एनर्जी ऑफ 1 मोल। ये किसके बराबर आ गया? 3/2 RT के। सो 1 मोल की काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला 3/2 RT। 1 मॉलिक्यूल की काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला 3/2 kT। ध्यान रखने वाली बात, ये जो R/n आपको दिख रहा है, इसको बोलते हैं बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, और ये वैल्यू आपको ध्यान रखनी है। ठीक, इन एक्सप्रेशन से एक और चीज देखो, जो वेलोसिटी का स्क्वायर है वो आपको टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नजर आ रहा है। मतलब मॉलिक्यूल्स कितनी तेजी से भागेंगे वो डिपेंड करेगा किस पे? टेम्परेचर पे। जितना ज्यादा टेम्परेचर होगा, मॉलिक्यूल्स उतनी तेज तेज भागेंगे। जितना ज्यादा टेम्परेचर होगा, मॉलिक्यूल्स उतनी तेज भागेंगे। ऑब्वियस सी बात है कि नहीं? इसको बोलते हैं काइनेटिक इंटरप्रिटेशन ऑफ टेम्परेचर। काइनेटिक इंटरप्रिटेशन ऑफ टेम्परेचर क्या कहता है? काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस से एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल्स, आपके पास ये फॉर्मूला आपने निकाला, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर है। अब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर होने का मतलब कि जो वेलोसिटी है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ टेम्परेचर है। इससे आप क्या बता सकते हो? एब्सोल्यूट जीरो। एब्सोल्यूट जीरो मतलब 0 केल्विन पे जब टेम्परेचर 0 होगा, तब मॉलिक्यूल्स रेस्ट पे होंगे, मूव नहीं करेंगे। समझ में आ गया सबको? ऑनलाइन सबको एक्सप्रेशंस क्लियर है बेटा? यस सर। ठीक है, लिखने की जरूरत तो नहीं। दोबारा एक बार 3-4 चीजें हमने पढ़ी इसमें। पहला एक्सप्रेशन आपको मैंने बताया, ये वाला रिलेशन। इसमें क्या किया? प्रेशर कितना है? हाफ रो 1/3 रो v²। काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम कितना है? हाफ रो v²। दोनों को डिवाइड करो, पी और ई का एक्सप्रेशन आया। दूसरा हमने किया काइनेटिक एनर्जी के बारे में। 1 मोल की काइनेटिक एनर्जी कितनी है? 3/2 RT। 1 मॉलिक्यूल की काइनेटिक एनर्जी कितनी है? 3/2 kT। इससे हमने निकाला कि जो वेलोसिटी का स्क्वायर है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके हो जाएगा? टेम्परेचर के। तो जो वेलोसिटी होगी वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ टेम्परेचर। इसको क्या बोलते हैं? काइनेटिक इंटरप्रिटेशन ऑफ टेम्परेचर। क्लियर? समझ में आ गया? नेक्स्ट आ जाते हैं वेलोसिटीज पे। अब कभी भी आप वेलोसिटीज की बात करोगे, कभी भी आप वेलोसिटीज की बात करोगे, मॉलिक्यूल्स जब मूव करते हैं तो उसकी कई तरह की वेलोसिटीज आप डिफाइन करते हो। सबसे पहली जो है बेसिक वाली, एवरेज या मीन वेलोसिटी। एवरेज का मतलब क्या होता है? सबका सम डिवाइडेड बाय नंबर। तो एवरेज वेलोसिटी जो है उसका फॉर्मूला कितना होगा? सबका सम डिवाइडेड बाय नंबर। इसका फॉर्मूला होता है √8 kT बाय पाई एम, या फिर √8 RT बाय पाई मोलर मास, या √8 P बाय पाई रो। फॉर्मूला याद रखना है। अब ये आपस में इक्वल क्यों है वो समझ लो।
ये आपस में बराबर क्यों है? ये आपस में इक्वल दिख रहा है ना, आपस में बराबर क्यों है जरा इधर देखना। अगर मैं बात करता हूं P बाय रो की, प्रेशर अपॉन डेंसिटी की, ध्यान दीजिएगा, प्रेशर अपॉन डेंसिटी की, डेंसिटी क्या होता है? मास अपॉन वॉल्यूम। डेंसिटी होता है मास अपॉन वॉल्यूम, हाँ कि ना? 1 मोल कंसिडर करूं तो मास अपॉन वॉल्यूम, मोलर मास अपॉन वॉल्यूम, ठीक है। ऊपर P था, मैंने रो लिख दिया गलती से। अब PV किसके बराबर होता है? RT के, तो PV हो गया RT के इक्वल। RT बाय मोलर मास, अब देखो P बाय रो की जगह RT बाय मोलर मास आ गया, ठीक, आपस में बराबर हो गए। अच्छा, पहले वाले पे आते हैं। K कैसे लिखते हैं? R क्या होता है? K क्या होता है? R बाय N। K क्या होता है? R बाय N। तो R कितना हो गया? K टाइम्स एवोगाड्रोस नंबर, मानते हो? M क्या है? मोलर मास। मोलर मास क्या होता है? मोलर मास क्या होता है? नंबर ऑफ मोल्स इनटू एक मॉलिक्यूल का मास। मोलर मास होता है नंबर ऑफ मोल्स इनटू एक मॉलिक्यूल का मास। के एवोगाड्रोस नंबर, एक मिनट इसको थोड़ा सा चेंज करते हैं, रुको आसान कर देता हूं। यहां तक तो क्लियर है? अब एक बात सुनो ध्यान से। M क्या है? मोलर मास। मोलर मास डिवाइडेड बाय एवोगाड्रोस नंबर, एक मॉलिक्यूल का मास हुआ कि नहीं हुआ? मोलर मास क्या होता है? मास ऑफ 1 मोल। मोलर मास होता है मास ऑफ n मॉलिक्यूल्स। n मॉलिक्यूल्स का मास है, तो मास ऑफ ईच मॉलिक्यूल कितना हुआ? मास ऑफ ईच मॉलिक्यूल हुआ मोलर मास डिवाइडेड बाय एवोगाड्रोस नंबर। तो इसको मैं लिख सकता हूं KT बाय स्मॉल m। सो RT बाय कैपिटल M को मैं KT बाय स्मॉल m लिख सकता हूं। तो ये तीनों आपस में बराबर हैं। तो पहली वेलोसिटी जो हमने बात की, ये क्या कहलाती है? एवरेज वेलोसिटी या मीन वेलोसिटी। एवरेज वेलोसिटी या मीन वेलोसिटी क्या होती है? इसका एवरेज का मतलब सबका सम डिवाइडेड बाय नंबर। इसका फॉर्मूला √8p बाय पाई m या √8 RT बाय पाई मोलर मास या √8 KT बाय पाई स्मॉल m। दूसरी वेलोसिटी होती है रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स, RMS भी बोल देते हैं इसको शॉर्ट में। रूट मीन स्क्वायर का मतलब होता है स्क्वायर रूट ऑफ एवरेज ऑफ स्क्वायर्स। रूट ऑफ मीन एवरेज ऑफ स्क्वायर्स। स्क्वायर जैसे एक मॉलिक्यूल है, उसकी वेलोसिटी 2 मीटर्स पर सेकंड है, दूसरे की 3 है, तीसरे की 4 है, तो इनका RMS कितना हुआ? √2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर डिवाइडेड बाय 3। रूट ऑफ एवरेज ऑफ स्क्वायर्स, ठीक। इसका फॉर्मूला होता है √3p बाय रो या फिर √3 RT बाय मोलर मास या √3 KT बाय स्मॉल m। वही आ गया ना, p बाय रो को RT बाय m लिख दिया और उसी को KT बाय स्मॉल m लिख दिया। जब भी स्मॉल m लिखा होगा इसका मतलब क्या होता है? पर मॉलिक्यूल, और कैपिटल M लिखा होगा तो क्या होता है? मोलर मास। R गैस कांस्टेंट, K क्या है? बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, ठीक। अब आप एक चीज देखो, जो आपने अभी तक पढ़ा प्रेशर इज इक्वल टू 1/3 रो वी स्क्वायर, उसमें जो V था वो पता है कौन सी वेलोसिटी थी? वो RMS थी। कैसे? प्रेशर का फॉर्मूला 1/3 रो वी स्क्वायर, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, तो वो 1/3 रो वी स्क्वायर में जो वेलोसिटी आप ले रहे थे वो कौन सी वेलोसिटी है? RMS वेलोसिटी। RMS प्रेफर क्यों करते हैं हम एवरेज से? एवरेज या इतना बढ़िया वो नहीं देती एक्सप्लेनेशन। रीजन, क्योंकि मॉलिक्यूल्स का मोशन जो वो रैंडम है, वेलोसिटी वेक्टर है, एक राइट पे जा रहा है तो दूसरा लेफ्ट पे जा रहा है, डायरेक्शन भी मैटर करती है वेलोसिटी में। बट अगर हम स्क्वायर कर देते हैं तो प्लस माइनस का खेल खत्म हो जाता है।
तो ये हमें बेटर पिक्चर देता है मोशन ऑफ मॉलिक्यूल्स की। तो इसीलिए हम आरएमएस ज्यादा डिफाइन करते हैं। तो जितना भी अभी तक आपने वेलोसिटीज के बारे में पढ़ा, जो भी वेलोसिटी आप यूज कर रहे थे अभी तक के केसेस में, हर जगह वो वेलोसिटी कौन सी थी? आरएमएस। हमने नाम नहीं लिया पर वो क्या थी? आरएमएस। और तीसरे टाइप की वेलोसिटी होती है, उसको बोलते हैं मोस्ट प्रोबेबल स्पीड। क्लास 10th में आपने स्टैट्स पढ़ा है। स्टैट्स में एक टर्म पढ़ी है मोड, मीन मीडियन मोड। मोड क्या होता है? जो सबसे ज्यादा बार रिपीट करता है। तो ऐसी वेलोसिटी जो सबसे ज्यादा नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स के पास होगी, उसको हम क्या बोलते हैं? उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं मोस्ट प्रोबेबल स्पीड। उसका फॉर्मूला क्या होता है? उसका फॉर्मूला होता है √2p/ρ। याद रखना बहुत आसान है। जो वो था p/ρ, RT मोलर मास और KT स्मॉल m, तीनों में सेम चल रहा है। जो एवरेज था उसमें 8/π आता है रूट के अंदर, जो आरएमएस है उसमें 3 आता है, इसमें कितना आता है? 2। तो मोस्ट प्रोबेबल स्पीड कितना होता है? √2 RT मोलर मास या √2 KT स्मॉल m या √2 p/ρ। आरएमएस कितनी है? √3 RT मोलर मास, √3 KT स्मॉल m या √3 p/ρ। और एवरेज क्या थी? √8/π RT मोलर मास, √8/π KT स्मॉल m, √8/π p/ρ। फॉर्मूलाज याद रखने हैं। अच्छा, 8/π की वैल्यू कितनी होती है? अप्रोक्सीमेटली 2 पॉइंट समथिंग होती है ना। 8/π, पाई कितना होता है? 3.141। 8/π 2 पॉइंट समथिंग हुआ। सबसे कम कौन सा हुआ? 2। उससे बड़ा कौन सा हुआ? 2 पॉइंट समथिंग। और सबसे बड़ा कौन सा हुआ? 3। अगर इन तीनों को कंपेयर करता हूं, किन तीनों को? आरएमएस, एवरेज और मोस्ट प्रोबेबल को। तो सबसे इन तीनों में सबसे कम कौन सी है? मोस्ट प्रोबेबल स्पीड। इससे ज्यादा कौन सी है? एवरेज। और सबसे ज्यादा कौन सी है? आरएमएस। इसको ग्राफिकली रिप्रेजेंट किया मैक्सवेल भैया ने। इसको बोलते हैं मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मॉलिक्यूलर स्पीड्स। ये ग्राफ कुछ ऐसा था। ये जो सबसे ज्यादा अलग अलग, आपको पता है ना, किसी एक गैस में सारे मॉलिक्यूल सेम स्पीड से नहीं चलते, सब अलग अलग स्पीड से चलते। तो सबसे ज्यादा नंबर ऑफ मॉलिक्यूल जिस स्पीड से चलेंगे वो कौन सी है? मोस्ट प्रोबेबल स्पीड। जो सबसे ज्यादा नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स के पास होगी, इसको क्या बोलेंगे? मोस्ट प्रोबेबल। इससे ज्यादा कौन सी होती है? एवरेज। और सबसे ज्यादा इन तीनों में कौन सी होती है? आरएमएस। अगर यही ग्राफ हम प्लॉट करते हैं, इस ग्राफ में एक और पॉइंट है। ये तो पहले तो ये हो गया कि जो सबसे ज्यादा मॉलिक्यूल्स के पास है, जो सबसे ज्यादा मॉलिक्यूल्स के पास है, देखो सबसे ज्यादा मॉलिक्यूल्स के पास जो है वो कौन सी हो गई? वो हो गई आपकी मोस्ट प्रोबेबल। उससे ज्यादा एवरेज, सबसे ज्यादा आरएमएस। इसमें ये जो ग्राफ का एरिया होता है विद द एक्स एक्सिस, ये रिप्रेजेंट करता है टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। अब अगर यही सेम ग्राफ में ज्यादा टेम्परेचर पे बनाता हूं, टेम्परेचर बढ़ाऊंगा तो स्पीड्स बढ़ेंगी, तो ये ग्राफ राइट साइड शिफ्ट हो जाएगा क्योंकि स्पीड बढ़ जाएगी। तो यही सेम ग्राफ अगर मैं ज्यादा टेम्परेचर के लिए बनाता हूं तो ग्राफ राइट साइड शिफ्ट हो जाएगा, बट ग्राफ की हाइट कम हो जाएगी। कैसे? पहली बात तो ये, the distribution function depends only on the absolute temperature. There's only small fraction of molecules having very small and very large values. बहुत कम और बहुत ज्यादा, बहुत कम के पास है, ज्यादातर बीच में है। और इसका एरिया जो होगा वो देगा टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। इससे क्या काम आया? इससे ये काम आया। मैंने क्या बोला? टेम्परेचर अगर मैं बढ़ा देता हूं तो ग्राफ राइट साइड शिफ्ट हो गया, बट ग्राफ की हाइट कम हो जाएगी। हाइट कम क्यों होगी? हाइट कम इसीलिए होगी क्योंकि टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स तो उतने ही रहे ना, एरिया तो सेम रहेगा। मेरे पास एक गैस है, एक सिस्टम में गैस है, गैस को मैंने हीट दी। जब हीट दूंगा तो उसका टेम्परेचर बढ़ा, टेम्परेचर बढ़ा तो स्पीड्स बढ़ेंगी, स्पीड्स बढ़ेंगी तो आरएमएस भी बढ़ गई, एवरेज भी बढ़ गई, सब कुछ बढ़ गया। तो ग्राफ राइट साइड शिफ्ट होगा क्योंकि एक्स एक्सिस पे स्पीड है। बट अगर मैं राइट साइड शिफ्ट बढ़ रहा हूं, कोई एरिया है, उसको अगर मैं एक्स एक्सिस बढ़ाता हूं तो वाई एक्सिस पे वो छोटा हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? क्योंकि ओवरऑल एरिया तो उतना ही रहना है। तो अगर मैं इसको राइट साइड ग्राफ शिफ्ट होगा तो ऑटोमेटिकली इसकी हाइट कम हो जाएगी। हाइट कम होने का कारण क्या है? क्योंकि टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स क्या रहेंगे? से एरिया क्या देता है? टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। हाँ जी बेटे, दोबारा। सर वाई एक्सिस पे क्या लिया है? वाई एक्सिस पे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैविंग सी स्पीड। मतलब जैसे सपोज करो मेरे पास ये ग्राफ था, तो इस वेलोसिटी के कितने मॉलिक्यूल्स हैं वो वाई एक्सिस पे ही है। इस वेलोसिटी की सबसे ज्यादा मॉलिक्यूल्स हैं तो ये मोस्ट प्रोबेबल हो गई। ठीक है ना? ठीक है, तो एरिया जो होगा वो आपको देगा टोटल। क्लियर? ये था मैक्सवेल। ये स्कूल में कराएं तो करना, नहीं तो मत करना, ये एमसीक्यूज में आ जाता है। वो नहीं भी कराएंगे ना फिर भी एमसीक्यू में डाल देंगे।
तो इसलिए चीजें करनी जरूरी है। ठीक, नेक्स्ट आ जाते हैं आज के लास्ट टॉपिक पे। इसका नाम है डिग्रीज ऑफ फ्रीडम और एनर्जी और अपना लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी। डिग्री ऑफ फ्रीडम, आजादी की इंतहा क्या होती है? बहुत सिंपल है, ध्यान देना, 2 मिनट इसको छोड़ दो, मैथमेटिकली भी आएंगे। डिग्री ऑफ फ्रीडम का मतलब क्या होता है? कोई एक मॉलिक्यूल कितने आपको इंडिपेंडेंट कोऑर्डिनेट्स या इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स चाहिए किसी मॉलिक्यूल के मोशन को कंप्लीटली डिफाइन करने के लिए, उसको हम बोलते हैं डिग्रीज ऑफ फ्रीडम। नंबर ऑफ डिग्रीज ऑफ फ्रीडम होता है नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट कोऑर्डिनेट्स रिक्वायर्ड टू कंप्लीटली डिफाइन द मोशन ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ गैसेस। अब जैसे सब छोड़ दो, मैं एक पॉइंट मास हूं, मतलब मैं एक मोनो एटॉमिक गैस का मॉलिक्यूल हूं। मोनो एटॉमिक मतलब एक एटम, एक मॉलिक्यूल में एक एटम। तो मेरा मोशन कैसे हो सकता है? या तो एक्स एक्सेस में होगा, या वाई में होगा, या जेड में होगा। तो कितने कोऑर्डिनेट्स मेरे को चाहिए एक्सप्लेन करने के लिए? 3, एक्स, वाई और जेड। तो मेरी डिग्री ऑफ फ्रीडम कितने हो गए? 3। अगर मैं मोनो एटॉमिक की जगह डाई एटॉमिक हूं, डाई एटॉमिक मतलब ये दो, इधर और इधर 2 मॉलिक्यूल्स हैं, दोनों के बीच का डिस्टेंस फिक्स्ड है। अब ये कहां कहां मूव कर सकता है? एक्स में मूव कर सकता है, वाई में मूव कर सकता है, जेड में मूव कर सकता है, क्लॉकवाइज रोटेट कर सकता है, एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर सकता है। तो इसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम हो गए 5। 3 हो गए लीनियर मोशन के और 2 हो गए कौन से? रोटेशनल मोशन के। ठीक है, तो डिग्री ऑफ फ्रीडम होता है कितने आपको इंडिपेंडेंट कोऑर्डिनेट्स चाहिए किसी मोशन, किसी मॉलिक्यूल के मोशन को कंप्लीटली डिफाइन करने के लिए, गैस के मॉलिक्यूल्स के मोशन को। सो डिग्री ऑफ फ्रीडम कितने होते हैं उसके लिए फॉर्मूला है। क्या फॉर्मूला है? उसके लिए फॉर्मूला है 3n-k। 3n-k, इसमें n क्या है? नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन एन, नंबर ऑफ एटम्स इन अ मॉलिक्यूल। मतलब मोनो एटॉमिक गैस होगी तो n कितना होगा? 1। डाई एटॉमिक गैस होगी तो n कितना होगा? 2। ट्राई एटॉमिक गैस होगी तो n कितना होगा? 3। दोबारा, मोनो एटॉमिक गैस होगी तो n कितना होगा? 1। डाई एटॉमिक गैस होगी तो n कितना होगा? 2। ट्राई एटॉमिक गैस होगी तो n कितना होगा? 3। k क्या होता है? k होता है नंबर ऑफ फिक्स डिस्टेंसेस। मतलब ये एक मॉलिक्यूल है, डाई एटॉमिक गैस का मॉलिक्यूल है। इन 2 एटम्स के बीच में एक ही डिस्टेंस है ना जो फिक्स्ड है, ये डिस्टेंस फिक्स्ड है ना इन दोनों के बीच का। तो ये डिस्टेंस क्या हो जाता है? ये होगा नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट डिस्टेंस, ये नंबर ऑफ फिक्स्ड डिस्टेंसेस, ये एक ही फिक्स्ड डिस्टेंस है। अगर ये डाई एटॉमिक की जगह ट्राई एटॉमिक होता, एक यहां पे, एक यहां पे, एक यहां पे, एक लाइन में, तो नंबर ऑफ फिक्स्ड डिस्टेंसेस कितने होते हैं? 1 + 1 2। अगर ये ट्राई एटॉमिक नॉन लीनियर होता, एक इधर, एक इधर, एक इधर, ट्राइंगल बना रहा होता। सो एक डिस्टेंस ये फिक्स हो गया, एक ये डिस्टेंस फिक्स हो गया, एक ये डिस्टेंस फिक्स हो गया, तब नंबर ऑफ फिक्स डिस्टेंसेस कितने होते हैं? 3। तो नंबर ऑफ फिक्स डिस्टेंसेस होता है k, n क्या होता है? नंबर ऑफ एटम्स। अब आप खुद बताओ, मोनो एटॉमिक गैस होगा तो n कितना होगा? 1, k कितना होगा? 0। तो डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी हो गई? 3। डायटोमिक गैस होगा तो n कितना हो गया? 2। और डिस्टेंस कितने हो गए? 1। सो 3 × 2 6 - 1 कितना हुआ? 5। ट्राइटॉमिक गैस में 2 केस बनेंगे, या तो मॉलिक्यूल लीनियर होगा या नॉन लीनियर होगा। अगर नॉन लीनियर हुआ तो कितना हुआ? 3k, और लीनियर हुआ तो k कितना हुआ? 2। n दोनों में कितना होगा? 3। सो अगर आपके पास ये डायटोमिक हो गया, ट्राइटोमिक, अगर तो 3 वाला है तो 3 × 3 - 3 6 होगा डिग्रीज ऑफ फ्रीडम। अगर लीनियर मॉलिक्यूल है तो 7 होगा डिग्रीज ऑफ फ्रीडम। सो मोनो एटॉमिक गैस के नंबर ऑफ डिग्रीज ऑफ फ्रीडम कितने होते हैं? 3। डायटोमिक गैस के नंबर ऑफ डिग्रीज ऑफ फ्रीडम कितने होते हैं? 5। ट्राइटोमिक गैस के नंबर ऑफ डिग्रीज ऑफ फ्रीडम कितने होते हैं? 6 या 7। ठीक, ये कहां यूज होते हैं? ये यूज होते हैं किसी भी गैस की टोटल इंटरनल एनर्जी निकालने के लिए। इसके लिए हम बात करते हैं, उसका नाम है लॉ ऑफ इक्वी पार्टीशन ऑफ एनर्जी। लॉ ऑफ इक्वी पार्टीशन ऑफ एनर्जी। लॉ ऑफ इक्वी पार्टीशन ऑफ एनर्जी क्या बोलता है? ध्यान से सुनिएगा। लॉ ऑफ इक्वी पार्टीशन ऑफ एनर्जी बोलता है कि किसी भी सिस्टम की जो टोटल एनर्जी होगी, मेरे को देखो, ध्यान से सुनो, किसी भी सिस्टम के मॉलिक्यूल्स के पास जो टोटल एनर्जी होगी वो ऐसा नहीं होगा कि किसी मॉलिक्यूल के पास ज्यादा है, किसी मॉलिक्यूल के पास कम है। मतलब मैं एक मॉलिक्यूल, सिंगल एटम हूं, तो मेरे पास जो टोटल एनर्जी होगी, अगर मैं एक हूं तो मैं 3 डायरेक्शन में जा सकता हूं, तो टोटल एनर्जी मेरे पास तीनों डायरेक्शंस में होगी और इक्वल होगी। तो टोटल एनर्जी ऑफ एनी डायनामिकल सिस्टम इज डिस्ट्रीब्यूटेड अमंगस्ट ऑल द डिग्रीज ऑफ फ्रीडम।
इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड होगी सारे डिग्रीज ऑफ फ्रीडम में, एंड द एनर्जी एसोसिएटेड पर मॉलिक्यूल पर डिग्री ऑफ फ्रीडम इज हाफ kT. दोबारा, एनर्जी एसोसिएटेड पर मॉलिक्यूल पर डिग्री ऑफ फ्रीडम वो कितनी होती है? हाफ kT. So it states that for a dynamical system in thermal equilibrium, the energy of a system is equally distributed amongst the various degrees of freedom, and the energy associated with each degree of freedom per molecule is 1/2 kT. K क्या है? बोल्ट्जमैन कांस्टेंट. ठीक, मानते हो? कोई दिक्कत यहां तक? ऑनलाइन किसी को दिक्कत? अब देखो, अगर एक मॉलिक्यूल है, एक मोल ऑफ गैस कंसिडर किया, एक मॉलिक्यूल के पास अगर f डिग्री ऑफ फ्रीडम है तो उसके 1 मोल के पास कितनी डिग्री ऑफ फ्रीडम होगी? n इंटू एफ. हां कि ना? एक मॉलिक्यूल के पास अगर f डिग्री ऑफ फ्रीडम है तो एवोगैड्रोस नंबर होता है 1 मोल में, तो उनके पास टोटल डिग्रीज ऑफ फ्रीडम कितनी हो जाएगी? n इंटू एफ. अब एक मॉलिक्यूल के एक डिग्री ऑफ फ्रीडम में हाफ kT है, तो टोटल एनर्जी कितनी होगी? हाफ kT इंटू टोटल. हाँ कि ना? दोबारा सुनो, मैंने क्या बोला? एक मॉलिक्यूल के एक डिग्री ऑफ फ्रीडम में हाफ kT है. टोटल डिग्रीज ऑफ फ्रीडम कितनी है? F. n मॉलिक्यूल्स हैं तो n इंटू एफ मल्टीप्लाई करूंगा ना. आप इसको ऐसे भी सोच सकते हो, और आसान कर देता हूं इसको. सपोज मैंने बोला एनर्जी पर मॉलिक्यूल पर डिग्री ऑफ फ्रीडम इज हाफ kT. सो एनर्जी पर मॉलिक्यूल कितना हुआ? F/2 kT. हां कि ना? एक मॉलिक्यूल कितनी, तो टोटल एनर्जी कितनी होगी? नंबर ऑफ मॉलिक्यूल से मल्टीप्लाई कर दूंगा, एवोगैड्रोस नंबर इंटू F/2 kT. हां कि ना? ये लिखा. एवोगैड्रोस नंबर इंटू K कितना होता है? R. सो इंटरनल एनर्जी का फॉर्मूला कितना आया? F/2 RT. ये इंटरनल एनर्जी का फॉर्मूला आया. अब आपने CP/CV निकाला था, ध्यान दो, ये होता है फॉर्मूला. इंटरनल एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है? du इज इक्वल टू NCV/dt. याद है? इंटरनल एनर्जी का फॉर्मूला, चेंज इन इंटरनल एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है? NCV/dt. तो अगर 1 मोल है तो कितना हो गया? du कितना हो गया? CV/dt. तो CV कितना हुआ? du/dt. इसको डिफरेंशिएट करो, इसको डिफरेंशिएट करो. किसको? एनर्जी को. इंटरनल एनर्जी कितना था? F/2 RT. अगर मैं इसे डिफरेंशिएट करता हूं, F/2 R dt/dt कितना हो गया? 1 हो गया कि नहीं हो गया? तो CV का फॉर्मूला हुआ F/2 R. मतलब मोनो एटॉमिक गैस के लिए F की जगह क्या डालोगे? 3. तो मोनो एटॉमिक गैस के CV की वैल्यू कितनी आई? 3/2 R. डायटॉमिक के लिए F क्या डालोगे? 5. उसके लिए हो गया 5/2 R. ट्राइटॉमिक के लिए क्या डालोगे? 6 या 7. तो 6 डालोगे तो 3R, 7 डालोगे तो 7/2 R. CP माइनस CV R के बराबर होता है, तो CP कितना हुआ? CV प्लस R. वैल्यू डालो, ऐड कर दो, अलग अलग वैल्यू डालते जाओ, आंसर निकालते जाओ. गामा क्या होता है? CP/CV. दोनों को डिवाइड करो, गामा की वैल्यू निकाल लो. सो ये आपके पास जनरलाइज एक्सप्रेशन हो गया. ये हो गया CV का, ये हो गया CP का, ये हो गया गामा का. ये आपको याद है थर्मल प्रॉपर्टीज में आखिरी में मैंने कुछ वैल्यूज लिखवाई थी, मोनो, डाई, ट्राई, वो यहां से आई थी. मोनो के लिए F3 डालो, तीनों फॉर्मुलाज निकल जाएंगे. डाई के लिए F5 डालो, तीनों फॉर्मुलाज निकल जाएंगे. डाल के देखो, मोनो के लिए F कितना था? 3. 1 + 2/3 1.67. यही बताया था गामा की वैल्यू मोनोएटॉमिक के लिए. डायटॉमिक के लिए F को 5 डालो, 1.4 आ गया. ट्राइटॉमिक के लिए F को 6 डालो, 1 + 2/6 1 + 1/3 1.33. 7 डालो, 1 + 2/7 1.28. याद आया? तो वो यहां से आए थे फॉर्मुलाज. मैंने तब बोला था काइनेटिक थ्योरी में इसका प्रूफ करेंगे. ये आ गया उसका प्रूफ. गॉट इट? सो ये आपके पास है स्पेसिफिक हीट ऑफ गैस. एक लास्ट पॉइंट है, वो लर्न करने वाला है. अगर स्कूल में कराएं तो करना, 90% स्कूल्स में नहीं कराते. उसका नाम है मीन फ्री पाथ. एक्सप्लेन कर दिया मैंने क्या होता है इसका मैथमेटिकल. मीन फ्री पाथ होता क्या है? एवरेज डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द मॉलिक्यूल बिटवीन द टू कोलिजन्स इज कॉल्ड मीन फ्री पाथ, डिनोटेड बाय लैम्डा. किसी गैस मॉलिक्यूल का मीन फ्री पाथ, उसका फॉर्मूला होता है लैम्डा इज इक्वल टू 1/√2 πd² n,
डी क्या है, डायमीटर ऑफ मॉलिक्यूल, एन क्या है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम, और एन को हम नंबर डेंसिटी भी बोलते हैं। ये फॉर्मूला याद करना है, एमसीक्यूज में कई बार आ जाता है। स्कूल में टीचर से कंफर्म कर लेना, आपके स्कूल में कराएं तो करना, नहीं तो मत करना। एनसीईआरटी में है पर स्कूल्स में जनरली नहीं कराते। ये फॉर्मूला है अगर आप मॉलिक्यूल्स की बात कर रहे हो, अगर डायमीटर वगैरह दिया है। अगर मास ऑफ ईच मॉलिक्यूल दिया है तो हमारे पास एक्सप्रेशन बनता है m/√2 पाई d स्क्वायर रो। आप खुद देखो, मैंने अभी आपको थोड़ी देर स्टार्टिंग में जब एक्सप्लेन किया था तो एक चीज बताई थी कि अगर डेंसिटी ज्यादा होगी तो मीन फ्री पाथ छोटा होगा। एक्सप्लेन किया था ना, ये देखो डेंसिटी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल आ रहा है कि नहीं आ रहा। डेंसिटी ज्यादा होगी तो मीन फ्री पाथ छोटा होगा। इसी तरह दो और फॉर्मुलाज हैं, विस्कस लिक्विड होगा तो इसका वैल्यू होगा 2 ईटा बाय रो सी। 2 ईटा बाय रो सी। ईटा क्या है, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, ये ईटा है कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। रो क्या है, डेंसिटी ऑफ गैस, फॉन्ट चेंज हो गए। रो क्या है, डेंसिटी ऑफ गैस, और सी क्या है, एवरेज वेलोसिटी ऑफ मॉलिक्यूल्स। और अगर डिफ्यूजन होती है गैसेस की तो मीन फ्री पाथ का फॉर्मूला है 3d/c। डी क्या होता है, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, एंड सी क्या है, एवरेज स्पीड ऑफ मॉलिक्यूल्स। कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी नहीं होगा, कोफिशिएंट ऑफ डिफ्यूजन। सो ये फॉर्मूलाज आपको अगर स्कूल में कराएं तो याद रखने। इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट काम क्या था, इस चैप्टर में सबसे इंपॉर्टेंट दो चीजें, तीन चीजें। एक है 1/3 रो सी स्क्वायर, उसका प्रूफ। दूसरा डिग्री ऑफ फ्रीडम और लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी, ये दो डायरेक्टली काफी बार पूछे जाते हैं। तीसरा काइनेटिक इंटरप्रिटेशन ऑफ टेम्परेचर पे हमने कुछ फॉर्मुलाज करे, कौन से, 3/2 RT और 3/2 KT वाले, वो पॉइंट्स ये बहुत इंपॉर्टेंट है, स्कूल में कराएंगे। अब इनमें स्कूल डिपेंडेंट है, कई स्कूल्स में कहेंगे सिर्फ पहली डेरिवेशन करो खत्म करो, क्योंकि टाइम लास्ट में कम होता है। तो आप प्लीज स्कूल में ध्यान जरूर दीजिएगा आपको क्या क्या कराया, जो स्कूल में इन टॉपिक्स में से कराया वो आपके कोर्स के, और वो इंपॉर्टेंट है। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।